नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। जी हां, आज हम सबसे बड़े मुद्दे की हम बात करें। देखिए, आज का दिन साहब बहुत बड़ा दिन है और बड़ा दिन हो भी क्यों ना, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। और आज अगर हम बात करें तो हमने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की तस्वीरों को देखा, हमने झारखंड चुनावों के अपडेट अपने दर्शकों को बताए, उत्तर प्रदेश के अपडेट बताए, बिहार चुनाव में 4 सीटों का हमने क्या कुछ गणित रहा, इस पर हम सुबह से अपने दर्शकों को एक के बाद एक अपडेट देते नजर आ रहे हैं। तमाम जो है राज्यों में क्या स्थिति रही, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बात करें तो वहां पे 9 सीटों का क्या हाल रहा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर हम महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो मुद्दों पर नहीं लड़ा गया। महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो धर्म पर लड़ा गया और महाराष्ट्र के चुनाव में क्या कुछ जो स्थिति है वो देखने को मिली, जो जनता है वो किसकी तरफ जाती नजर आ रही है। और मैं इसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र भी करूंगा, सीटों का जिक्र करूंगा, कहां पर किस तरीके की सीटों का क्या स्थिति रही है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए, अमन सर जुड़े हुए। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, महाराष्ट्र चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो चुनावों के बीच में हम देखते हैं कि कुछ लोगों की शिकायतें जो हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, कई जगह वोटिंग स्लो भी देखने को मिलती है। लेकिन सर, इन चुनावों में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनकी जो मैं अगर कहूं तो प्रतिष्ठा वो दांव पर लगी हुई है। और मेरे पास कुछ सीटें हैं सर, मैं सीटों के जरिए उनका जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले सर मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा नवाब मलिक का, मानखुर्द शिवाजी नगर सीट। नवाब मलिक एनसीपी अजीत पवार वाली जो एनसीपी है इससे नवाब मलिक हैं और इनका जो सामना अबू आजमी। और सर देखा जा रहा है कि नवाब मलिक पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए थे, दाऊद से कनेक्शन उनका जोड़ा जा रहा था। वहीं अबू आजमी ने भी बहुत सारे ऐसे बयान दिए थे जो हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं, आज वो हमारे सामने जो है वो खड़े हुए हैं। तो ये देखने को मिला है कि कई बड़े योद्धाओं में ये 2 बड़े नजर आ रहे हैं योद्धा, अबू आजमी और नवाब मलिक। ये कैसे सर आप स्थिति देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि आपने बड़ा रोचक अपने आप जिक्र किया कि अगर हम नवाब मलिक की बात करें जिनका नाम दाऊद तक से जोड़ा जा रहा था और यहाँ तक कि बीजेपी ने इसकी मुखालफत भी की। आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर कहा कि अजीत पवार ने ये अच्छा नहीं किया, नवाब मलिक को उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। लेकिन अजीत पवार अड़े रहे कि नहीं, अगर मैंने फैसला किया तो मैं उनको टिकट दूंगा। वहीं अगर इस सीट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर अबू आजमी भी नजर आ रहे हैं जो सपा के बड़े चेहरे, अध्यक्ष भी है महाराष्ट्र के। और यहाँ पर अगर वो चुनाव में जीत दर्ज करते हैं तो सपा के लिए कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में लास्ट बार भी शायद 2-3 सीटें थी उनके पास में, तो इस बार भी उनके पास सीटें रह सकती हैं। लेकिन क्या अबू आजमी इस बार नवाब मलिक को पछाड़ सकते हैं? और आपने जो बयान का जिक्र किया कि अबू आजमी ने कहा कि जो हमारे टुकड़ों पर पला करते थे आज हमें आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। और ये जो सीट है यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी खासी मानी जाती है। और यहाँ पर इन 2 योद्धाओं के बीच में मुकाबला है। लेकिन हम आंकड़ों की बात करें, हम जानकारी के हिसाब से सूत्रों की बात करें तो ऐसा नज़र आता है कि अबू आजमी का जो पक्ष है वो इस समय थोड़ा भारी दिखाई पड़ता है। लेकिन नवाब मलिक ने भी एक तरीके से जिस तरह से मेहनत करके, जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन करके कहीं ना कहीं अपने लिए माहौल बनाने का प्रयास किया, तो यहाँ पर फाइट में तो थे। लेकिन अगर हम हार जीत की बात करें तो ऐसा लगता है, अगर हम रुझानों की बात करें कि यहाँ जो नवाब मलिक है वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ जो अबू आजमी है वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। और दरअसल अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता देते हैं कि महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर क्या चुनाव रहा, क्या कुछ असर रहा। महाराष्ट्र में कुल 288 है विधानसभा की सीटें और 4140 प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरे और जिनकी किस्मत का जो फैसला है वो 23 तारीख को आएगा। सीटों के लिहाज से हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो ये बताती हैं कि इस सीट पर ये प्रत्याशी जीते तो इनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, ये हारे तो उनको नुकसान होगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, कांकवाली जो सीट है नीतीश राणे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वहीं हम ये देखते हैं कि संदेश भास्कर जो है वो शिवसेना उद्धव की तरफ से। सर, नीतीश राणे अभी हाल ही में हम देख रहे थे चर्चाओं में आए थे, बहुत सारे गलत बयान उन्होंने दिए थे
तो जो बयानबाजी उन्होंने दी है और जिस तरीके से वोटर को प्रभावित करने का काम किया, उसका कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, फायदा तो अभी नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि चर्चाओं में आने के लिए उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिस तरह की भाषणबाजी उन्होंने दी, वो अपने आप में कई तरह के विवाद खड़े करती हुई नजर आई। कई विपक्षी दलों ने यहाँ तक कहा कि क्या नीतीश राणे के लिए क्या कोई भी कह सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था है या जो कह सकते हैं कि उनको ऊपर कोई आरोप जो लग रहे हैं, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है? क्या चुनाव आयोग से भी ये बात कही गई? क्योंकि नीतीश राणे ने कई तरह के आपत्तिजनक बयान दिए, कई तरह की आपत्तिजनक बातें कही, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी भी तरह की एक्शन से बचते हुए नजर आए। ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है कि कोई भी अगर इस तरह की बयानबाजी करे तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इस सीट की बात करें तो यहाँ पर जो नीतीश राणे हैं, जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है, उसका फायदा उनको यहाँ मिल सकता है। और बढ़त बनाते हुए आने वाले टाइम में जब 23 तारीख को आंकड़े आएंगे सामने, तो ऐसा लग रहा है कि उस समय वो बढ़त बनाते हुए नजर आ सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं और कई सीटों की। वर्ली सीट है, बांद्रा पूर्व है, कोपारी है, और देखिए वर्ली सीट का बात कर लेते हैं। मिलिंद देवड़ा का जिक्र हम यहाँ पर थोड़ा सा करना चाहेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें उनके जो सामने हैं आदित्य ठाकरे शिवसेना की तरफ से, और यहाँ पर कोपारी सीट का जिक्र कर लेते हैं। एकनाथ संभाजी शिंदे हैं और इनके जो अगेंस्ट लड़ रहे हैं शिवसेना उद्धव की तरफ से केदारा जो है वो दिखे हैं। और मैं एकनाथ संभाजी शिंदे का सर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि महायुति के हम अंदर एक चीज देख रहे हैं कि सीएम चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है कि शिंदे को बनाया जाए, फडणवीस को बनाया जाए, कि यहाँ पर अजीत पवार को बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो ये दिखाती नजर आ रही है कि अभी कोई खुद को ये नहीं कहना चाह रहा कि हाँ मैं ही सीएम बनूंगा। जी देखिए, बिल्कुल राहुल, यहाँ पर अगर हम महायुति की बात करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 3 बड़े दल नजर आते हैं। क्योंकि अगर 2019 के चुनाव से कंपेयर करें तो 2019 में जो 2 पार्टियां थी, यानी शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें, वो अब बढ़कर 4 हो चुकी है। क्योंकि दोनों पार्टियों में से 2 पार्टियां बन चुकी हैं। यहाँ पर अगर हमें एनसीपी की बात करें तो यहाँ पर एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार बन चुकी है। वहीं अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिवसेना शिंदे गुट बन चुका है। और यहाँ जो 2 पार्टियां और भी हैं, यानी बड़ी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, तो 6 पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला है। अब जो मुख्यमंत्री पद की आप बात कर रहे हैं कि अगर महायुति पार्टी अगर बहुमत में आती है, सत्ता में आती है, तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि अजीत पवार भी लगातार इस कोशिश में है कि भाई 5 बार वो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जाहिर बात है कि अब वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उनके अंदर भी ख्वाहिशें जो हैं वो अब काफ़ी कुलाचे मारती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर हम शिंदे गुट की बात करें तो शिंदे का चेहरा सबसे आगे नजर आता है कि क्या वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और बीजेपी गुट की तरफ चला जाए तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की जो इच्छाएं हैं, जो आरजू हैं, वो अपने आप में निकल कर बाहर आती है। अमित शाह ने भी उनको एक तरीके से बड़ा पद या बड़ा ओहदा दिए जाने की तरफ इशारा किया था। तो यहाँ कुल मिलाकर स्थिति आपस में सिर्फ फुटबॉल वाली नजर आ सकती है। और यहाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर अजीत पवार कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं कि वो महायुति गठबंधन छोड़कर जो है इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है, एमबीए जो गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, उसके अंदर अगर वो जाते हैं तो फिर यहाँ पर जो सरकार बनाने का सपना एक बार फिर महायुति का है वो टूटता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए बाकायदा सर ने विस्तार से बताया और अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र के चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक बड़ी खबर हम देखते हैं। वो खबर बाबा सिद्दीकी को लेकर आती है। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई और वो हत्या किसने की हम सभी जानते हैं। और ऐसे में उनके बेटे जिशान सिद्दीकी का जिक्र यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिशान सिद्दीकी भी सर जो चुनावी मैदान है उसमें उतरे हुए हैं। जिशान सिद्दीकी की बात करूँ तो सर एनसीपी अजीत पवार गुट से हैं और उनके अगेंस्ट में वरुण जो सरदेसाई हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से। तो सर जिशान सिद्दीकी जो बांद्रा पूर्व से हैं लड़ रहे हैं और बाबा सिद्दीकी का बहुत बड़ा रोल रहा महाराष्ट्र में राजनीति के अंदर, बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़े वो चेहरे रहे। तो कितना बड़ा फायदा मिल पाएगा जिशान सिद्दीकी को? देखिए जाहिर बात, जिशान सिद्दीकी की बात आप कर रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी के वो विधायक भी रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर वो जो है अजीत पवार की तरफ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का कहने के उनके ऊपर जिम्मा है और यहाँ इस जिम्मेदारी को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे में अजीत पवार गुट की तरफ से अगर चुनाव लड़े हैं तो कितना कह सकते हैं लोगों का सपोर्ट उनको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने पिता को खोया है। तो ऐसे में हो सकता है कि इमोशनल कह सकते हैं कि चीज़ों के सहारे
सहारे कहीं ना कहीं उनको जो है बढ़त मिलती हुई नजर आ जाए, उनको यहाँ पर जीत मिलती हुई नजर आ जाए। क्योंकि अभी बस हम रुझानों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को जब आंकड़े निकल कर सामने आएंगे तब पुख्ता तौर पर नजर आएगा कि वहाँ पर निशान सिद्दीकी को जीत मिलती है या उनको हार मिलती है। लेकिन फिलहाल अगर आंकड़ों की बात करें, लोगों ने जो उनके बारे में बात की है और जो सूचनाएं हम तक पहुंची उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि निशान जो सिद्दीकी है उनका नाम जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए जिशान सिद्दीकी का नाम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल यहाँ पर वाकई देखना होगा कि जो हालात, जो स्थिति है, क्या वो इसी जो बता रही है, क्या यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को बड़ा फायदा मिलेगा, महायुति को मिलेगा? क्योंकि ये जो मुद्दा है वो, ये जो चुनाव है, ये धर्म पर लड़ा गया। क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट का जिक्र होता है, 15 सेकंड का जिक्र होता है, बटेंगे कटेंगे राजनीति का जिक्र होता है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 23 तारीख को आप इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एक और बड़ी जानकारी, क्योंकि 23 तारीख का दिन जो है वो अंतिम जो है वो दिन रहेगा। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, इस पर हम अपने दर्शकों को बड़ा अपडेट देंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और हमारे खास सहयोगी अमन सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।